हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम चरण कंपनी के अधीन शासन में 1793 तथा 1813 का चार्टर एक्ट कवर किया था। आज हम इस क्लास में इससे आगे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टर अधिनियम 1833। यह एक्ट भी चार्टर एक्ट 1813 की तरह ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के नवीकरण के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सेंट हेलेना द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया था। यानी इसके बाद यहाँ ब्रिटिश ताज का शासन चलेगा, इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर एक्ट 1833 की विशेषताएं देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की क्या विशेषताएं थी, क्या प्रावधान थे, जहां से हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो यहाँ पर कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था और भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। तो आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको चार्टर एक्ट 1813 वाले आर्टिकल में बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कम करके सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित कर दिए थे, परंतु अब चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इन अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था। इस एक्ट के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी व्यापार करने के अधिकार नहीं बचे थे। दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत के ब्रिटिश अधिकार क्षेत्रों के ऊपर पूर्ण अधिकार दे दिया गया और उसको कंपनी के सिविल और सैन्य मुद्दों के ऊपर पूर्ण अधिकार दिए गए। आगे इसमें देखते हैं। जैसे कि चार्टर एक्ट 1813 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य थे, अब फिर से उन 3 सदस्यों को 4 सदस्य कर दिया गया, जबकि कार्यकारी के इस चौथे सदस्य को एक कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह सदस्य गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद को कानूनी सलाह और मदद करता था। यह सदस्य कभी कभी विधि संबंधी गतिविधियों में भी भाग लेता था। इस सदस्य का कार्य बाकी 3 सदस्यों से अलग था और ऐसे सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कार्यकारी परिषद थी 1813 के चार्टर एक्ट में उसमें 3 सदस्य ही थे, जबकि 1833 के एक्ट में उसमें 1 सदस्य को बढ़ाया गया और वह सदस्य कानूनी सदस्य होगा। और ऐसे पहले सदस्य बनने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में बतौर विधि सदस्य कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य नियुक्त किए गए। तो यह हमें ध्यान में रखना है। 1833 में स्थापित इंडियन विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम विधि आयोग का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1833 में भारत के प्रथम विधि आयोग का प्रावधान किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। आगे देखते हैं इसमें। इस एक्ट के द्वारा अब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के लिए भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद ही कानून बनाएगी। इसके साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद जो भी कानून बनाएगी वह ब्रिटिश संसद पास करेगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद को भी इसकी जानकारी रहेगी कि कैसे कानून भारत में बन रहे हैं। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक विधि सदस्य को, एक कानूनी सदस्य को इसमें कार्यकारी परिषद में शामिल किया 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा। तो देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में होगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई जाती है, जिसमें 4 सदस्य थे। उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य को कम कर दिया जाता है और कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 रखी जाती है। उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट आता है, तो उसमें भी सदस्यों की संख्या 3 ही होती है। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आता है और उसमें भी कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 ही रहती है। परंतु 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद में एक और सदस्य को लाया गया और वह सदस्य कानून विशेषज्ञ होगा, अर्थात बतौर कानून सदस्य कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। परंतु एक चीज हमें इसमें समझनी होगी कि क्या इस कानूनी सदस्य को मतदान में भी भाग लेने का अधिकार था? विधायी कार्यों के दौरान मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त था। तो कानूनी सदस्य को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि मतदान करने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि कानूनी सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं था। इसका केवल क्या कार्य था? इसका केवल कार्य कानूनी सलाह देने का था। कानूनी सलाह देने का था। इस एक्ट के द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो यह हमें ध्यान में रखना है कि लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य बने थे कार्यकारी परिषद में और भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी ये थे। अब देखते हैं इससे आगे। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद अगर कोई कानून बनाते थे तो उसे रेगुलेशंस
कहा जाता था। पर अब इस एक्ट के द्वारा इन कानूनों को एक्ट कहा जाने लगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये कानून अब ब्रिटिश संसद द्वारा पास होकर आते थे। देखते हैं, इस चार्टर एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। तो यह था हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853। जैसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो अब अगला चार्टर 1853 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 की विशेषताओं को। तो इसकी पहली विशेषता है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833 में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी, ये कानून गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कार्यकारी परिषद और एक कमांडर इन चीफ मिलकर बनाते थे और लागू करते थे। यानी ये लोग ही विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य दोनों करते थे। अब चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इसमें बदलाव करते हुए विधायी कार्यों के लिए गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 6 विधान पार्षद नियुक्त किए गए थे। इसमें पहले विधान पार्षद कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे विधान पार्षद कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। बाकी के 4 विधान पार्षद मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से नियुक्त किए गए थे। ऐसा बदलाव पहली बार करा गया था, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अब ये 6 विधान पार्षद और पहले के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं उसकी कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य और एक कमांडर इन चीफ, ये 12 सदस्य मिलकर विधायी कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। ये 12 लोग मिलकर एक छोटी संसद की तरह कार्य करते थे और इस प्रकार प्रथम बार कार्यकारी कार्य और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही लोक सेवकों को नियुक्त कर दिया करते थे। लोक सेवकों को नियुक्त पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कर दिया करते थे, लेकिन लोक सेवक पदों के लिए कोई भी प्रतियोगिताएं नहीं करवाई जाती थी। चार्टर एक्ट 1833 में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद का जो चौथा सदस्य था, जो एक कानूनी सलाहकार का कार्य करता था, उसे भी इस एक्ट के द्वारा एक पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के बाद अब वह भी कानून बनाने में अपना मतदान कर सकता था और यह अधिकार उसे चार्टर एक्ट 1833 में नहीं था। तो यह ध्यान रखना है कि जो चौथा सदस्य कार्यकारी परिषद में बनाया गया था, उसे पूर्ण सदस्य कब बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट में। अब वह कानून बनाने में अपना मतदान कर सकता था। तो यह हमें
याद रखना है। आगे इस पर देखते हैं। इस चार्टर एक्ट से पहले जितने भी चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाते थे, वे चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार 20 वर्ष के लिए बनाया करती थी। चार्टर एक्ट 1853 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस एक्ट को लेकर कोई अंतिम तिथि नहीं बताई गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था वह 20 वर्ष के लिए था। उसके बाद में जो चार्टर आया था वो ठीक 20 वर्ष बाद आया था। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में फिर 20 वर्ष बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में 1853 में चार्टर एक्ट आया था। तो 20-20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन प्रशासन देखने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इससे आगे की कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई। ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है। टाइम का कोई बाउंडेशन इसमें नहीं रखा गया। आगे देखते हैं। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 थी, उसमें से 6 सदस्यों को हटा दिया गया था, और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा वह संख्या 18 रह गई थी। तो यह हमें ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। और साथ ही क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।